हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 6 क्लास 7th। तो बच्चों ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो टॉपिक है हमारा, इसमें क्या होता है ब्रीदिंग, आप बता सकते हैं? ब्रीदिंग बच्चों क्या है? सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक बच्चों। अब इनहेलेशन क्या है? श्वास का अंदर लेना क्या है? इनहेलेशन। श्वास का बाहर छोड़ना क्या है? एक्सहेलेशन। एनसीईआरटी की भाषा में अगर बच्चों बात करें तो टेकिंग इन द रिच एयर रिच इन ऑक्सीजन taking in air rich in oxygen is called inhalation, and giving out air rich in CO2, that is carbon dioxide gas, is known as exhalation. अब बच्चों बात करते हैं हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म के ऊपर। तो बच्चों ब्रीदिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले ना हम थोड़ा सा ब्रीदिंग पाथवे के बारे में बात कर लेंगे कि कैसे जो है एयर हमारे बॉडी में लंग्स तक पहुंचती है बच्चों, है ना। तो ये देखिए, नॉस्ट्रिल्स रहे बच्चों, ये नॉस्ट्रिल्स में एयर क्या करती है? एंटर करती है। नॉस्ट्रिल से कहाँ पहुंचती है बच्चों? नेजल कैविटी में, जो अंदर नाक के अंदर जो कैविटी होती है वहाँ पहुंचती है। वहाँ पर बच्चों विंड पाइप से होती हुई कहाँ पहुंचती है? विंड पाइप से होती हुई बच्चों पहुंचती है लंग्स में। कहाँ पहुंचती है? लंग्स में। समझ गए? नॉस्ट्रिल से एंटर की एयर विंड पाइप से होते हुए कहाँ पहुंच गई? लंग्स में। तो इसी को बच्चों हम लिख लेंगे। सबसे पहले कहाँ पहुंची एयर? नॉस्ट्रिल्स के, मतलब जो नोज की क्या है? ओपनिंग है। हमारे गांव में इसको बोलते हैं नकुना। क्या है? नकुना। तो उसके बाद कहाँ पहुंची नॉस्ट्रिल्स के बाद? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। वो जो नेजल कैविटी से कहाँ पहुंची? विंड पाइप में। विंड पाइप। बच्चों ये फ्लो चार्ट जो है ना छोटे छोटे, ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इनको ना हमेशा लिख लिया करो साइड में नोट्स के। और विंड पाइप से कहाँ पहुंची यार? लंग्स में। समझ गए बच्चों? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से विंड पाइप, विंड पाइप से लंग्स। समझ गए? तो आगे की बात बच्चों ये है कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि पोजीशन क्या है लंग्स की, तो मोस्टली बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक क्या कहेंगे कि ये रहे। तो ये तो रहे से बेटा तो नहीं चलेगा काम। लंग्स के बारे में, किडनी का पोजीशन, लंग्स का पोजीशन, इन सब ऑर्गन का हमें पोजीशन किस में पता होना चाहिए? साइंटिफिक लैंग्वेज में पता होना चाहिए बच्चों। तो लंग्स की पोजीशन कहाँ पे है बच्चों? चेस्ट कैविटी में। जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को क्या बोलते हैं? उस स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी में लंग्स की कंडीशन क्या है? लंग्स कैसे सराउंडेड होते हैं, आसपास क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों बात करते हैं चेस्ट कैविटी में लंग की पोजीशन क्या है, लंग की कंडीशन क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो जो लंग्स होते हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए इसमें। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक थोड़ी सी नोच रखी है अंदर, थोड़ा सा इसको क्या नोच नहीं रखा है, नोच रखी है। समझ रहे? ये तो सीधा है, जो राइट लंग है ये तो बच्चों सीधा है हमारे में, और जो लेफ्ट लंग है इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। समझ रहे? तो आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं हमें कि क्यों इसका साइज छोटा होता है? कमेंट सेक्शन में सब बच्चे बताएंगे हमको, है ना। तो आगे की बात ये है बच्चों कि चेस्ट कैविटी के साइड्स पे क्या होते हैं बच्चों? रिब्स।
चेस्ट कैविटी के साइड्स पे क्या होते हैं, रिब्स, और रिब्स के बीच में जो पोर्शन होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम बोन ही होती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया रिब्स। नीचे बच्चों एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये फ्लोर बनाता है, डायफ्राम बोलते हैं इसको, है ना बच्चों, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। समझ गए, ये हमारी चेस्ट कैविटी की कंडीशन है। ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब बच्चों हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम ब्रीद कर पाते हैं। क्या नॉर्मली बैठे बैठे ऐसे तो ब्रीद हो नहीं जाता बच्चों, कुछ मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, है ना, कुछ मूवमेंट होती। क्या आपने फील किया कि ऐसे ही आराम से सांस जा रही है अंदर, कोई हलचल नहीं है बॉडी में, कोई चेस्ट कैविटी में मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा तो होता नहीं है बच्चों। मूवमेंट किसका होता है, आप क्या बता सकते हो, सोचिए। मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, अभी हमने जो मसल की बात करी थी ना, उसको क्या बोलते थे, डायफ्राम, ये स्पेलिंग होती है उसकी, एंड रिब केज तो बच्चों इन दोनों का ही मूवमेंट होता है। अब कैसे मूवमेंट होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो बच्चों ये क्या है, लंग्स है चेस्ट कैविटी में, ये हमारा हो गया रिब केज, है ना। और बच्चों इस रबर बैंड को हम क्या मान लेंगे, एक डायफ्राम। जब ये डायफ्राम बच्चों इस तरह से है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है, तो क्या हमारे पास स्पेस है लंग्स को नीचे पुश करने का, कैविटी को इनलार्ज करने का, नहीं है बच्चों। जब ये स्ट्रेच हो गई तो क्या ये वाला स्पेस खाली हो गया, क्या ये वाला स्पेस खाली हो गया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी एयर को एकोमोडेट करने की, और स्ट्रेच होगी तो बच्चों और स्पेस हो जाएगा, फिर से वापस ये रिलैक्स्ड पोजीशन में चली गई, तो बच्चों क्या हुआ, हमारे पास स्पेस की फिर से कमी हो गई, फिर से स्ट्रेच हो गया, तो बच्चों फिर से स्पेस बढ़ गया। अब इसी फिनोमेना पे, इसी की रिलैक्स होने के फिनोमेना पे और स्ट्रेच होने के फिनोमेना पे हम कैसे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हम पहले इनहेलेशन की बात करते हैं ब्रीदिंग में, किसकी बात करते हैं, इनहेलेशन की बात करते हैं, है ना। तो इनहेलेशन में क्या होता है बच्चों, चलिए आप सभी लोग एक काम करिए, सांस छोड़ दीजिए पहले बार, फिर अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और सांस, गहरी सांस धीरे धीरे अंदर लीजिए और फील करिए क्या हो रहा है आपकी चेस्ट कैविटी में, क्या कोई मूवमेंट हो रहा है। हाँ भाई मूवमेंट हो रहा है, दो मूवमेंट्स हो रहे हैं बच्चे, क्या हो रहे हैं मूवमेंट्स, रिब्स का मूवमेंट हो रहा है। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं बच्चों तो रिब्स का पोजीशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारे मुंह की तरफ रिब्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, और बच्चों बाहर की तरफ रिब्स निकल रहे हैं, बाहर की तरफ रिब्स निकल रहे हैं। तो बच्चों रिब्स का मूवमेंट क्या हो गया, आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स। दूसरा बच्चों मूवमेंट है डायफ्राम का, दूसरा बच्चों मूवमेंट किसका है, डायफ्राम का। डायफ्राम क्या मूव करती है, डाउनवर्ड, यानी कि कैसे हो रही है, रिलैक्स हो रही है या स्ट्रेच हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, डायफ्राम स्ट्रेच कर रही है, डायफ्राम क्या की हमारी, स्ट्रेच कर गई। इससे बच्चों क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ किसमें, स्पेस में चेस्ट कैविटी के, इंक्रीज इन द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी बच्चों। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर कैसा हो जाएगा, जब जगह बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा बच्चों, जितनी एयर पहले से थी उसको जगह क्या मिल गई, ज़्यादा मिल गई। पहले इतने स्पेस में थी एयर, अब हमारे चेस्ट कैविटी के स्पेस बढ़ गया, तो बच्चों इतना हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, एयर का प्रेशर कैसा हो गया, लो,
बाहर प्रेशर ज़्यादा है। बाहर कैसा प्रेशर है बच्चों? ज़्यादा है। तो एयर क्या करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पे क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी बच्चों। तो बाहर से एयर कहाँ पहुँच जाएगी? हमारी चेस्ट कैविटी में। उम्मीद है आप सबको इनहेलेशन का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, और नहीं आता है तब भी हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, हम फिर से समझाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपके लिए हम वीडियो भी बना देंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है, आगे तक कैरी करेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को। अब बच्चों बात करते हैं हम एक्सलेशन पे। एक्सलेशन में क्या होता है बच्चों? एक्सलेशन जब एयर हमें बाहर निकालनी है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? बॉडी को क्या करना पड़ेगा बच्चों? चेस्ट कैविटी के एरिया को, चेस्ट कैविटी के स्पेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आप सब लोग सांस भरिए गहरी सी, अंदर सांस खींचिए गहरी, और अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। क्या फील कर रहे हैं आप रिब्स के मूवमेंट में? बच्चों रिब्स के साथ क्या हो रहा है? रिब्स के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है इस बार। कैसा मूवमेंट हो रहा है? डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स। रिब्स पोजीशन क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, और बच्चों अंदर जा रहे हैं, जिससे स्पेस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। हमारी डायफ्राम क्या करेगी बच्चों? हमारे डायफ्राम क्या करेगी? डायफ्राम मजे करेगी। डायफ्राम क्या करेगी बच्चों? मजे करेगी, यानी कि अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आकर के क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। यानी कि जब आप सांस छोड़ देंगे आपको दिक्कत होने लग जाएगी, तो डायफ्राम क्या कर रही होगी? मजे कर रही होगी। छोड़ के मेरी गली तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे डायफ्राम। तो बच्चों इसको हमको पछताने की नज़र से नहीं देखना है, हमारे लिए एक्सेल करना भी ज़रूरी है। अगर एक्सेल नहीं करेंगे तो जो हमारे रेस्पिरेशन में CO2 बन रहा है सेल्स में, वो बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर नहीं निकालेंगे तो वो टॉक्सिन की तरह काम करेगा, आपको नुकसान करेगा। इससे बच्चों क्या हो रहा है? डायफ्राम और रिब्स की ऐसी स्थिति से क्या हो रहा है बच्चों? साइज क्या कर रहा है? चेस्ट कैविटी का साइज जो है बच्चों वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर रहा है चेस्ट कैविटी का? डिक्रीज कर रहा है, और एयर एक्सपेल आउट हो जा रही है। एयर का क्या हो रहा है? एक्सपेल्स आउट वर्ड। समझ गए बच्चों? उम्मीद है आपको एक्सलेशन समझ में आ गया होगा। ये जरूरी है, पॉइंट सब याद रखिएगा। तो बच्चों अब हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की बच्चों। कोई प्रोसेस जब हो रही है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना? उसकी कुछ स्पीड होगी, तो हम इसी को बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग रेट। साइंटिफिक भाषा में अगर इसको बोलें तो जो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन breathes in a minute is known as ब्रीदिंग रेट। बच्चों क्या कहते हैं इसको? ब्रीदिंग रेट कहते हैं। अब हमको ब्रीदिंग रेट समझ में आ गया। अब बच्चों बात करते हैं कि ब्रीद होता क्या है एक्चुअली। क्या ब्रीद सिर्फ सांस लेना है या सिर्फ सांस छोड़ना है? ना भाई, ये तो दोनों है। सांस लेना भी है और सांस छोड़ना भी है भाई। तो क्या हो गया? एक इनहेलेशन कंप्लीट प्लस एक एक्सलेशन। एक एक्सलेशन और एक इनहेलेशन मिलकर के बच्चों क्या बना रहा है? कंप्लीट क्या कर रहा है? एक ब्रीद को, एक
ब्रीद को तो हम 1 मिनट के हिसाब से निकाल लें चाहे 1 घंटे के हिसाब से निकाल लें, रेट तो ब्रीदिंग वही रहता है। लेकिन बच्चों मिनट हमारे लिए थोड़ा क्वांटिफाई करना इजी रहता है, हमको लिखने में पढ़ने में इजी रहता है। अब कोई कहे कि ब्रीदिंग रेट पर आवर, तो 1 घंटे बैठ के उसका ब्रीदिंग रेट गिनते रहो। 1 मिनट से निकाल लो बच्चों, उसी को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो घंटे से भी निकल आएगा, 1 दिन से भी निकल आएगा, 1 साल से भी निकल आएगा। ऑन एवरेज जब तक जिएंगे मरेंगे तब तक सबका निकल आएगा। समझ गए बच्चों? तो ब्रीदिंग रेट, ब्रीद क्या है? एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। जितने बार ब्रीद करेगा एक इंसान 1 मिनट में, उसको क्या बोलेंगे? उसका ब्रीदिंग रेट। आप अपना अपना ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइमर लगाइए घड़ी में और देखिए कितने बार आप ब्रीद कर रहे हैं। और एक ब्रीद क्या है बच्चों? एक इनहेलेशन, सांस खींची और सांस छोड़ दी, सांस खींची और सांस छोड़ दी, पूरी कंप्लीट ब्रीद हो गई है। ठीक है बच्चों? तो एक एडल्ट ह्यूमन का बच्चों एट रेस्ट, आराम की स्थिति में ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट बच्चों। समझ गए? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। और जब वही रेस्ट की कंडीशन को बच्चों किस में चेंज कर दो? हैवी एक्सरसाइजेज में। हैवी एक्सरसाइजेज में तो बच्चों ब्रीदिंग रेट कितना तक पहुंच जाता है? 25 टाइम्स पर मिनट तक क्या कर जाता है? एक्सीड कर जाता है। समझ गए? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है? आप सब लोग अनुमान लगाइए क्यों होता है? ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है हैवी एक्सरसाइज करते वक्त? हैवी एक्सरसाइज करते वक्त हमको क्या चाहिए बच्चों? हैवी एक्सरसाइज करते वक्त हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन ज़्यादा लंग्स तक पहुंचेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? जब ब्रीदिंग रेट जो है हमारा वो बढ़ जाता है, यानी कि हम ज़्यादा बार सांस लेंगे, ज़्यादा बार सांस लेंगे यानी कि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा, मोर O2 इनटेक। ये छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स हैं बच्चों, ये याद रखिएगा, आप साइड में लिख लीजिएगा। मोर O2 इनटेक मतलब कि बच्चों मोर एनर्जी प्रोड्यूस। मोर एनर्जी मतलब कि हम क्या कर पाएंगे? पेस अप कर पाएंगे बच्चों, किसके साथ? एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हैवी एक्सरसाइजेस। समझ गए? है ना? अगला टॉपिक है बच्चों हमारा व्हाट डू वी ब्रीद आउट। हम क्या बाहर निकालते हैं? हमने पहले भी बात कर ली इसके बारे में। हम अंदर क्या श्वास में लेते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर। और बाहर क्या निकालते हैं? CO2 रिच एयर। समझ गए बच्चों? तो बाहर जो एयर निकल रही है, एक्सहेल जो कर रहे हैं हम एयर, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद करने की ज़रूरत है आपको। लिखेंगे अपने आंसर में तो आपके आंसर की क्वालिटी इन्हेंस करेगा। ये जो हम एक्सहेल कर रहे हैं बच्चों उसमें 16.4% O2 है, और बच्चों CO2 कितना है? 4.4% CO2 है। समझ गए? अब इसमें तो O2 की मात्रा बच्चों ज़्यादा है और CO2 की मात्रा कम है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच नहीं होकर के ये क्या है बच्चों? CO2 रिच एयर है। उसका रीजन यहाँ पे आता है कि हम बच्चों इनहेल क्या कर रहे हैं। पहले कंपेयर तो हम जो इनहेल कर रहे हैं उससे करेंगे ना। हाँ जी बाबू, कंपेयर तो जो हम इनहेल कर रहे हैं उससे करेंगे ना। तो बेटा 21% O2 हम इनहेल करते हैं,
जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और 0.04% CO2 मात्र इनहेल करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन रिच इनहेल कर रहे हैं और CO2 रिच एक्सहेल कर रहे हैं। समझ गए? सोचो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। क्या सभी जानवर बच्चों नोज और लंग्स का यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा फिशेस के बारे में, वो क्या यूज करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए? राइट, गिल्स यूज करते हैं बच्चों, है ना? क्या यूज करते हैं? गिल्स। तो इसमें हम पहला एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं कॉकरोचेज या फिर अदर इंसेक्ट्स का। कॉकरोचेज एंड इंसेक्ट्स। कॉकरोचेज एंड इंसेक्ट्स। तो ये हमारे कॉकरोच भाई साहब रहे, ये इनका एंटीना रहा, ये इनका बॉडी रहा, ये इनके पैर रहे, थोड़े से स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में आ गए हैं। तो बच्चों ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं, ये कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं? तो इनमें क्या होता है बच्चों, लंग्स तो है नहीं, इनमें बॉडी के साइड्स पे ना बहुत छोटे 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 माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों? स्पायरिकल्स। क्या कहा जाता है? स्पायरिकल्स, है ना? और यही ओपनिंग किस में ओपन होती है? अंदर ट्रैकिया में, ट्यूब्स, जो कि एयर को कहाँ तक ले जाते हैं? बॉडी टिश्यू तक, और वहाँ से बॉडी टिश्यू से ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? सेल्स तक। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इन ट्यूब्स को? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है बच्चों, है ना? अब देखिए होता क्या है, स्पायरिकल्स के थ्रू बच्चों ऑक्सीजन रिच एयर रश इन करती है। कहाँ पे? बॉडी में। और बच्चों क्या करती है बॉडी में? डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज इन टू बॉडी टिश्यू। समझ गए बच्चों? सिमिलरली क्या हो रहा है, जो CO2 है, जो CO2 है वो भी कहाँ पे पहुंच रही है? पहले ट्रैकियल ट्यूब्स में बच्चों, और ट्रैकियल ट्यूब से बाहर आ रही है और स्पायरिकल्स के थ्रू क्या कर रही है? आउटसाइड मूव हो जा रही है, बाहर इन्वायरमेंट में चली जा रही है। समझ गए बच्चों? और ये जो है सिस्टम स्पायरिकल और ट्रैकियल ट्यूब वाला जो सिस्टम है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? इंसेक्ट्स में। बाद बाकी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ये सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल साइट करते हैं। क्या, अब हमने देख लिया जैसे लंग्स है, नोज है, और स्पाइरकल वाला देख लिया, ट्रैकियल रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में बच्चों क्या पाया जाता है? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों? अब और देखते हैं और कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनिमल्स। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म क्या करता है, ये और एक कदम आगे चला गया। इसने कहा हम स्पायरिकल्स भी नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट किससे? स्किन से ही गैसियस एक्सचेंज करेंगे। O2 अंदर, CO2 बाहर। समझ रहे हैं बच्चों कैसे? अब इसके पास क्या होता है बच्चों, इसका जो स्किन होता है वो कैसा होता है? मॉइस्ट
स्किन कैसा होता है? मॉइस्ट एंड स्लाइमी, जिससे कि इसको गैसियस एक्सचेंज करने में मदद मिलती है स्किन के ही थ्रू। समझ गए? तो क्या बच्चों ऐसा और भी कोई एनिमल है जो स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करता है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है? उसको क्या कहते हैं? एफ फॉर फ्रूट नहीं, एफ फॉर फ्रॉग, है ना बच्चों? फ्रॉग के पास क्या होता है? लंग्स होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। जब वे ज़मीन पे रहते हैं तब क्या करते हैं? लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। वहीं बच्चों ये एक साथ क्या और करते हैं? इनकी स्किन के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। इनकी स्किन भी बच्चों कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लिपरी या फिर स्लाइमी बच्चों, कैसी होती है? तो समझ गए? अब आपको एक चीज़ दिखा होगा कि बच्चों जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, स्किन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, उनकी स्किन कैसी है? मॉइस्ट है बच्चों एंड स्लाइमी है। तो ये कैटेगरी है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं उनमें उनकी स्किन कैसी पाई जा रही है? मॉइस्ट एंड स्लाइमी। समझ गए? समझ गए? अब अगला टॉपिक है बच्चों ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो जो ऑर्गेनिज्म अंडर वाटर हैं जैसे कि फिशेस, ये तो बच्चों स्किन के थ्रू भी नहीं कर सकती हैं ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि इनके लिए तो गैसियस कांटेक्ट है नहीं डायरेक्ट ऐसा बाहर स्किन से। एयर का कांटेक्ट तो है नहीं स्किन से। गैसियस कांटेक्ट तो है क्योंकि पानी में भी गैसेस है, लेकिन एयर का कांटेक्ट नहीं, जिससे कि वो ब्रीदिंग थ्रू द स्किन फैसिलिटेट नहीं कर पाती बच्चों। ठीक है? तब इनमें क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे? फिश। तो फिश के पास बच्चों क्या होते हैं? गिल्स। क्लास 6 में हमने पढ़ा है। फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स। गिल्स और कुछ नहीं बच्चों, स्किन का ही प्रोजेक्शन है। स्किन का ही मॉडिफाइड स्किन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? गिल्स। स्किन का ही प्रोजेक्शन है। गिल्स कैसा शेप का होता है बच्चों? कॉम्ब शेप्ड होता है। कैसा है? कॉम्ब शेप्ड है। समझ गए बच्चों? तो ये देखिए, जैसे ये एक गिल हम आपको बना के दिखा रहे हैं ऐसे। समझ गए? अब कैसे इसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है? फिश का ये रहा माउथ। ठीक बच्चों, ये इसमें क्या होता है? हाईली ब्लड वेस्कुलर होते हैं ये जो गिल्स हैं, इनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो फिश क्या करती है? वाटर इनटेक करती है माउथ से, और गिल्स से क्या करती है? बाहर निकाल देती है बच्चों। तो वाटर में जो गैसेस हैं O2, वो कहाँ पे चली जाती है? ये क्या है? ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स हैं। तो O2 बच्चों कहाँ चली गई? ब्लड में चली गई, और यहाँ से पूरी बॉडी में चली गई। समझ गए बच्चों? फिर से एक बार देखते हैं। थ्रू द माउथ वाटर इनटेक किया फिश ने, और गिल से निकाल दिया। गिल से निकाला वाटर, तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी? ज़्यादा थी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, जो कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया किस में? ब्लड में। और ब्लड से CO2 आ गया वाटर में। समझ गए? और यहाँ से CO2 बाहर, और ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? बॉडी टिश्यूज के पास। गॉट इट बच्चों? बच्चों अगला टॉपिक है, एक क्वेश्चन से शुरू हो रहा है कि डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। अभी तक तो हमने देखा कि ब्रीदिंग हो रही है किस में? एनिमल्स में, है ना?
तो क्या पेड़ पौधे भी हैं जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो कि रेस्पायर कर रहे हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहे हैं? तो बच्चों हाँ, क्योंकि ग्रोथ कर रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। एक पौधा जब बढ़ रहा है तो उसे भी एनर्जी चाहिए चाहिए। तो इसका जवाब है इट्स अ बिग यस, है ना, इट्स अ बिग यस। तो इसमें हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या है क्या नहीं है। तो एनिमल्स की तरह बच्चों ये क्या करता है, O2 को यूटिलाइज करता है। पेड़ पौधा सब O2 को यूटिलाइज करता है, किस लिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और क्या बनाता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी को क्या करता है, ये आगे ग्रो करने के लिए यूज़ करता है। समझ गए, समझ गए। अब बच्चों क्या होता है कि इनके पास कोई ऐसा एक स्पेसिफिक ऑर्गन तो है नहीं जो कि ब्रीदिंग करवाए या रेस्पायर गैसेस को एक्सचेंज करे, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली रेस्पायर करता है। समझ गए। जैसे कि लीव्स के पास क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं ना बच्चों। लीव्स के पास क्या है, स्टोमेटा, गैसेस एक्सचेंज के लिए। और इनके रूट्स भी करते हैं बच्चों, रूट्स भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रूट्स को भी तो चाहिए गैस, है ना बच्चों। तो क्या होता है, रूट्स कहाँ से एक्सचेंज करते हैं, फ्रॉम द एयर स्पेसेस present between soil particles। जैसे कि बच्चों ये देखिए, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये किसी भी पेड़ का मेन रूट आया, है ना। ये रूट हेयर्स बच्चों क्या कर गए, सॉइल में ग्रो कर गए। तो जो एयर स्पेसेस हैं इसके बीच में, यहाँ 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 यहाँ, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ये गैसेस एक्सचेंज करेंगे, O2 इनटेक करेंगे और CO2 निकालेंगे। अब पेड़ तो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो बच्चों दूसरी प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन में सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, O2 इनटेक करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में।